इंडिया की अगर बात करें हम लोग तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर हमारा पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कौन सा कानून बनेगा और कौन सी पॉलिसीज बनेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास सारी की सारी पावर ना हो, बल्कि बैलेंस बना हो। चाहे तुम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे तुम एक गरीब आदमी हो, चाहे तुम फार्मर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम स्टूडेंट हो, सबके लिए कानून से। हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ का पूरा के पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। आइए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि संविधान है क्या, आईन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों जरूरी है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में। देखिए जरा क्या बता रहा है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो पहले लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, एक किताब है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी कंट्री चलती है। ठीक है, तो कोई पूछे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक, इट हैज ऑल द प्रिंसिपल्स, इट हैज ऑल द रूल्स ऑन विच अ कंट्री रन्स। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आईन क्या है, संविधान क्या है, तो एक किताब है जिसके ऊपर कंट्री रन करती है। देखिए जरा क्या बता रहा है ये, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड। एक स्टेट, अब स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब है कंट्री, है ना। वैसे हमारे पास तीन अलग अलग वर्ड्स आते हैं, एक आता है हमारे पास स्टेट, एक हमारे पास आता है कंट्री, और एक वर्ड हमारे पास आता है नेशन, है ना। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। वैसे जब भी बात आती है कंट्री की, तो कंट्री क्या होती है, कंट्री होता है वो जमीन जिसमें हम लोग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि इंडिया इज माय कंट्री, तो इंडिया मेरी कंट्री का क्या मतलब है, इंडिया मेरी कंट्री का मतलब है कि ये जो जमीन है वो मेरी। समझ में आ गया। फिर दूसरा आता है कि स्टेट क्या है ना। इंडियन स्टेट की बात करते हैं, तो जब भी जनरली हम जब भी स्टेट की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में या पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में, तो स्टेट का जनरली मतलब होता है क्या, स्टेट का जनरली मतलब होता है गवर्नमेंट, है ना। मैं बोलूं इंडियन स्टेट मतलब मैं रेफर कर रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट। और तीसरा हम लोग अगर बात करें नेशन की, तो नेशन का मतलब क्या होता है, नेशन का मतलब होता है पीपल हु फील वन, पीपल हु फील वन, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं इंडियंस की। समझ में आ रहा। तो इंडियंस बनाते हैं नेशन, इंडिया की जमीन बनाती है हमारी कंट्री, और इंडिया की गवर्नमेंट बनाता है हमारा स्टेट। क्लियर है। तो ये क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, यानी कि सिद्धांत लिखे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी हमारा पूरा की पूरा देश जो है, जिसको हम लोग चलाने वाले हैं। ठीक है, इन टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न, जिसके जरिए से हम लोग क्या करेंगे, हमारी कंट्री को रन करने वाले हैं, गवर्न करने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या है सर, है ना। ऐसे ही चला लो देश को, जैसे राजा महाराजा चलाते थे। क्या राजा महाराजाओं के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता? क्या आप लोगों ने अकबर के टाइम पीरियड में आईने अकबरी के बारे में नहीं सुना है? सुना है ना। तो आईने अकबरी क्या थी, आईने अकबरी वॉज पार्ट ऑफ अकबरनामा, अकबरनामा का तीसरा पार्ट था। और आईने अकबरी क्या थी, आईने अकबरी वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अकबर, जिसके अकॉर्डिंग क्या करता था, पूरा की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसका चलता था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, आइए देखते हैं क्या बता रहा है। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ताकि कुछ बेसिक रूल्स मिले हम लोगों को, दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स्ट मेंबर्स, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, मिनिमल कोऑर्डिनेशन। अब देखो इंडिया की अगर बात करें हम लोग, तो 141 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है हमारी, है ना। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में कोऑर्डिनेशन होना इजी नहीं है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को कुछ बेसिक रूल्स देता है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देता है, कुछ बेसिक सिद्धांत देता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सके, मिनिमल कोऑर्डिनेशन ला सके पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी में। यही बता रहा है कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी विच आर लीगली एनफोर्सेबल, और ये कानूनी तौर पर सबके ऊपर लागू होते हैं। क्लियर है, डन है, समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन हो सारे के सारे लोगों में। ठीक है, आगे आते हैं। हु कैन डिसाइड विच रूल्स आर द बेस्ट टू सूट फॉर अ सोसाइटी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन डिसाइड करेगा कि ये वाला रूल अच्छा है सोसाइटी के लिए, ये वाला रूल खराब है सोसाइटी के लिए, कौन बताएगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। देखिए जरा कैसे। The Constitution specifies the basic allocation of power in a society. Constitution बताता है कि पावर किसके पास रहेगी सोसाइटी में, है ना। अगर हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो मैं तो ये चाहूंगा कि भाई साहब पावर मेरे पास रहे, तुम लोग ये चाहोगे पावर तुम्हारे पास रहे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पावर होगी किसके पास, कौन चलाएगा देश को।
गवर्नमेंट चलाएगी। तो गवर्नमेंट कैसे चलाएगी? गवर्नमेंट अपने आप बना लेगी, या चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम बना लेंगे हम लोग, और वो वन पार्टी सिस्टम क्या करेगी, एक ही पार्टी जो है वो चलती रहेगी, या मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, या हम लोग वोट देंगे किसी को चुनेंगे, या कोई राजा होगा उसी का बेटा अगला राजा बनेगा। ठीक है, पावर किसके हाथ में होगी, क्वेश्चन ये है। तो ये क्या बोल रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है क्या, द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी, की पावर किसके पास होगी सोसाइटी में। इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी, और ये डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि लॉज बनाने की पावर किसके पास होगी, कानून बनाने की पावर किसके पास होगी। होगी तो लोगों के पास ही। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी की बात करने वाले हम लोग, और डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, इट इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। ठीक है, लेकिन लोगों में से लॉज कौन बनाएगा? क्या सारे मिलके लॉज बनाएंगे? क्या ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। क्या इनडायरेक्टली हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करके हम लोग लॉज बना सकते हैं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है क्या, अपने लीडर चूज करने की। कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है, ये बता रहा है कि किसके पास पावर रहनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है लॉज बनाने की, लेकिन क्वेश्चन है कि कैसे, क्यों, कहां। ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टांसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज। ये बोल रहा है क्या, इंडिया की अगर बात करें हम लोग, तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर हमारा पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कौन सा कानून बनेगा और कौन सी पॉलिसीज बनेगी, एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ये पार्लियामेंट में लोग आकर कौन बैठेंगे, कैसे बैठेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा इसका अगर हम लोग क्या करें, एक समरी निकाले या एक ब्रीफ में बताए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हम लोगों को इलेक्ट करने का मौका देता है उन लोगों को जो जाकर पार्लियामेंट में बैठेंगे, जो हमारे लिए लॉज बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर? आगे चलिए, आगे देखिए क्या बता रहा है। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शंस है ना, क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों इंपॉर्टेंट है। संविधान संविधान बार बार न्यूज में सुनते रहते हैं हम लोग, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, रहने दो ना संविधान को, है ना, अपने अपने हिसाब से चला लेंगे देश। देखिए क्या बता रहा है। The first function of a constitution is to provide a set of basic rules। पहला फंक्शन क्या है, बेसिक रूल्स प्रोवाइड करना, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करना। पहला फंक्शन क्या है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन लेकर आना लोगों में, दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, है ना। तो ये क्या कर रहा है, बेसिक रूल्स देता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स दे देगा। ठीक है, और बोलेगा कि भैया सबके पास ये फंडामेंटल राइट्स है, सबके पास जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सबके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25। ठीक है, सबके पास इक्वालिटी है, आर्टिकल 14। तो इसने क्या कर दिया, सबके लिए बेसिक रूल्स बना दी कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग सब लोग रहेंगे। ठीक है, इन सब में इस रूल की वजह से सारे के सारे लोग क्या हो गए, सारे के सारे लोग बराबर भी हो गए, सारे के सारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी आ गया, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं, ना जेंडर के बेसिस पे भेदभाव। ठीक है, आगे आते। द सेकेंड फंक्शन, पहला फंक्शन क्या था, बेसिक रूल क्या था, पहला फंक्शन क्या था, बेसिक रूल्स बनाना ताकि कोऑर्डिनेशन हो। दूसरा फंक्शन क्या है, द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस। दूसरा फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि स्पेसिफाई करेगा कि किसके पास पावर है क्या करने की, डिसीजंस लेने की सोसाइटी में। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, है ना, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, कौन डिसाइड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इलेक्शंस कैसे होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से इलेक्शंस लिखे उसी तरीके से इलेक्शंस होंगे, उसी तरीके से वोटिंग होगी, उसी तरीके से लोग इलेक्शन जीत कर आएंगे, और उसी तरीके से लोग जाकर पार्लियामेंट में बैठेंगे और फिर वहां जाकर लॉज बनाएंगे। कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, कैसा सिस्टम चलता है, पूरा की पूरा देखने वाले हम लोग। आइए आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए जरा नेक्स्ट क्या बता रहा है, थर्ड फंक्शन, तीसरा फंक्शन क्या है। Third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens। अब देखो ध्यान से, अब तुम लोग बोल रहे हो कि सर ठीक है, हम लोगों ने गवर्नमेंट चूज कर ली, गवर्नमेंट को जाकर बिठा दिया पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट लॉज बना रही है। अब क्या पता गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज बना दे जो तुम्हें ही पसंद ना हो, तुमने ही वोट दिया, तुमने ही जाकर बिठा दिया उनको पार्लियामेंट में, अब उनको पसंद ही नहीं आ रहा क्या, कि मतलब तुम लोगों को पसंद नहीं आ रहा उन लोगों ने जो लॉज बनाए, तो क्या मनमानी चीजों के ऊपर लॉज बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इनको पावर तो देता है लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं देता, इनके पावर पे रोक भी लगाता है। ठीक है, तो तीसरा फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जिस गवर्नमेंट को बिठाया है, ठीक है, उस गवर्नमेंट के ऊपर चेक भी करना, ठीक है, उस गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस भी लगाना, ये भी काम है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। The third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in sense that government may never trespass them। और ये क्या बोल रहा है, ये जो लिमिट्स है ये फंडामेंटल है, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, और फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नॉट ट्रेसपास देम, और इन
बाधाओं को, इन लिमिटेशंस को गवर्नमेंट ट्रेसपास नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती इस लिमिटेशन को, वरना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का मतलब कि तुम लोग डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो, ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट सजा देगा, फिर तुम्हें पिटाई लगा देगा सुप्रीम कोर्ट, है ना। देखिए जरा क्या बता रहा है, द फोर्थ फंक्शन, चौथा फंक्शन क्या, द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पायरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। चौथा फंक्शन क्या है एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या, टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पायरेशंस ऑफ द सोसाइटी। इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोगों की इच्छा है, इंडिया के लोगों की डिजायर्स है, इंडिया के लोगों की एस्पायरेशंस है, इन डिजायर्स को, इच्छाओं को, एस्पायरेशंस को पूरा करना है, यही क्या है, यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा फंक्शन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शन है, मौलिक अधिकार देना, मतलब बेसिक रूल सेट करना। दूसरा फंक्शन क्या था, दूसरा फंक्शन था हमारे पास कि क्या करना, स्पेसिफाई दैट पावर, किसके पास पावर होनी चाहिए, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। तीसरा क्या, कि जो गवर्नमेंट बन रहा है क्या वो मनशन अपने मन से अनशंड रूल्स बना रहा है, लॉज बना रहा है, या फिर उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर चेक रख रहा है, उसके ऊपर क्या लगा रहा है, कुछ ना कुछ बाधाएं लगा रहा है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगा रहा है, जिसको वो पार नहीं कर सकता, ट्रेस पास नहीं कर सकता। और चौथा फंक्शन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि हमारे सोसाइटी के एस्पायरेशंस को, डिजायर्स को पूरा करना। ठीक है, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी से बाहर निकालना। ठीक है, और क्या, स्टार्टअप्स दे देना उनको। ठीक है, और क्या, बहुत सारी इच्छा है। ठीक है, स्पोर्ट्स में हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करना, ये गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी विदाउट भेदभाव, यही हमारा चौथा फंक्शन है। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। ठीक है, ये बोल रहा है कि लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तुम्हारी और हमारी आइडेंटिटी क्या है, क्या हमारे पास सिटीजनशिप है, और अगर है तो हमें सिटीजनशिप प्रोवाइड कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। ये क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है। द पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल रहा है कि लोग इकट्ठा कैसे आते हैं, इकट्ठा आते हैं जब उनकी कोई ना कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी हो। जैसे मैं बोलूं कि तुम कहां से हो, ठीक है, तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि सर मैं तो ना यूपी से। ठीक है, यूपी वाले जितने बंदे सारे के सारे कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, मैं पूछूं कहाँ से हो, तो आप लोग बोलोगे सर कर्नाटका से, तो कर्नाटका की सब लोगों की क्या होगी, आइडेंटिटी आ गई। पूछूं कहाँ से हो, राजस्थान से हो, तो राजस्थान वाले बता दिए। लेकिन जब हम लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, लोग पूछेंगे आपको कि कहाँ से हो, तो तुम ये बोलोगे क्या कि सर राजस्थान के सीकर जिले से हूँ। नहीं बोल सकते ना, क्या बोलोगे तुम लोग सीधे सीधा बोलोगे भैया इंडिया से आया हूँ मैं तो। ठीक है, अब ये जो इंडिया वर्ड है, ये क्या कर रहा है, तुम्हें अपनी पहचान दे रहा है, यानी कि तुम्हें अपना क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है, एक नेशनल आइडेंटिटी दे रहा है कि तुम इंडियन हो, है कि ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या दे रहा है, हम लोगों को अपनी नेशनल आइडेंटिटी दे रहा है। देखिए जरा क्या बता रहा है, द पीपल एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो बेसिक आइडेंटिटी नहीं, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है तुम्हारे पास। Constitutional norms are the overarching framework within which one pursues individual aspirations, goals and freedoms। और ये क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नॉर्म्स है। नॉर्म्स का मतलब क्या, अब बड़ा मुश्किल वर्ड लगता है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब लॉज होता है, नॉर्म्स का मतलब रूल्स होता है। तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रूल्स बनाता है, कुछ लॉज बनाता है, कुछ नॉर्म्स बनाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके लिमिट में रहकर हम लोग अपने एस्पायरेशंस को पूरा कर सकते हैं, हम लोग अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, और हम लोग फ्रीडम से रह सकते हैं, आज़ादी से रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट डू। और ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट्स लगाता है, कुछ लिमिटेशंस लगाता है लोगों के ऊपर भी, है ना। क्या लिमिटेशंस लगाता है कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जीने का अधिकार है। ठीक है, अब तुमने क्या करा, तुम गए और तुम लोगों ने 6 जनों का कत्ल कर लिया, मर्डर, मार दिया जान से। ठीक है, और तुम बोलोगे भैया मुझे जीने का अधिकार है, मुझे कोई नहीं मारेगा। अरे भैया तुम्हारे पास जीने का अधिकार है, लेकिन तुम दूसरों के अधिकार को छीन सकते हो क्या, नहीं छीन सकते। तुम्हारे ऊपर क्या लगे, कुछ लिमिटेशन लगे। तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट्स तो है, लेकिन उस फंडामेंटल राइट्स के साथ तुम्हारे पास क्या है, थोड़ा थोड़ा लिमिटेशंस भी है। कोई भी राइट तुम्हारे पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्लियर, देखिए जरा क्या बता रहा है आगे, आगे आते हैं।
इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज दैट वी मे नॉट ट्रेसपास। ये क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल वैल्यूज देता है जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, ट्रेसपास नहीं कर सकते। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स वन अ मॉरल आइडेंटिटी। तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नेशनल आइडेंटिटी नहीं देता बल्कि हम लोगों को मॉरल आइडेंटिटी भी देता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सारी की सारी चीजें इस किताब में लिखी हुई है जिसको हम अपना संविधान कहते हैं। Many basic political moral values are now shared across different constitutional traditions। और ये क्या बोल रहा है, बहुत सारे पॉलिटिकल वैल्यूज, बहुत सारे मॉरल वैल्यूज अब क्या होता है, अलग अलग देश जो है वो शेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे राइट टू इक्वलिटी की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस है वो सारे के सारे क्या राइट टू इक्वलिटी रखते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जितने भी दुनिया में देश है वो सारे के सारे सिटीजनशिप रखते हैं। जितने भी दुनिया में देश है वो सारे के सारे क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक देशों की बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे रिलीजन के आधार पर क्या करते हैं, तुम्हें जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर भेदभाव नहीं करते, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है, आइडेंटिटी तो देता ही देता है, उसके साथ साथ रूल्स भी देता है, उसके साथ साथ कोऑपरेशन करने की ताकत भी देता है ना। गवर्नमेंट को ये भी बताता है कि वेलफेयर करना है लोगों का, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ लिमिटेशंस के अंदर में रहकर करना है। बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, बिल्कुल भी ट्रेसपास नहीं कर सकते उन रूल्स को, उन बाधाओं को। ठीक है, आगे आते हैं। मोड ऑफ प्रोमulgation, दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग। ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसा है, ठीक है, उसके बारे में देखने वाले। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने और उन लोगों के पास क्या अथॉरिटी थी कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, हमारा संविधान बनाने वाले वो लोग कौन थे जो 1947 में बैठकर संविधान बना रहे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक चीज याद रखना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बनाने में कितना टाइम लगा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, 2 years 11 months and 18 days लगे। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन अगर दुनिया में कहीं पर है तो कहां पर है, इंडिया में। ठीक है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी है, एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, प्लस क्या, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए लगभग बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई और फिर उसको लाकर हम लोगों ने क्या कर दिया, हमारे संविधान में रखा, जिसकी वजह से हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह 1947 से लेकर अभी तक चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जरा क्या होता है। इन मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट। वाई, ये बोल रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ढंग से काम नहीं आता, लोग क्या करते हैं उसको ब्रीच कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को नहीं मानते। ठीक है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होता है, क्योंकि दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स। या तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाता है, मिलिट्री लीडर्स बनाते हैं। लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर, ऐसे लोग बनाते हैं जो पॉपुलर नहीं है। डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम, और ऐसे लोग बनाते हैं जो कि जिनके पास एबिलिटी नहीं है लोगों को अपने साथ चलाने की। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बंदा कहीं से उठे और बोले कि भैया मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसके अकॉर्डिंग सब लोग चलेंगे। ठीक है, मान लो कि वो मिलिट्री लीडर है, ठीक है, वो अपने हिसाब से रूल्स बना रहा है कि सुबह अगर 4 बजे कोई नहीं उठेगा तो सबको गोली मार दूंगा, तुम मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्यों? क्योंकि मिलिट्री लीडर ने बनाया, वो उठ सकता है 4 बजे, तुम नहीं उठ सकते। क्लियर। दूसरी चीज, कोई बंदा उठे और बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, भैया इसको क्या कर लो, इसको फॉलो करो, तुम पूछोगे तुम कौन भैया? ठीक है, तुम तो पॉपुलर भी नहीं, लीडर भी नहीं। ठीक है, लीडर्स अगर पॉपुलर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, क्या हो जाएगा, डिफंक्ट, है ना, मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिसको लोग नहीं मानेंगे। तो लीडर का पॉपुलर होना भी जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और तुम्हें दिखा दिया कि भैया कल से ये कॉन्स्टिट्यूशन मानना है, तुम बोलोगे भैया क्यों? ठीक है, मैं तो तेरे साथ हुई नहीं, मैं तो तुझे मानता ही नहीं कुछ। हाँ, तू होगा लीडर लेकिन एक कम्युनिटी का लीडर होगा, तू होगा लीडर लेकिन एक किसका, एक पंथ का लीडर होगा। मेरे कम्युनिटी का तो लीडर नहीं, मेरे रीजन का तो लीडर नहीं, मेरी लैंग्वेज का तो लीडर नहीं। ठीक है, तो लीडर ऐसा होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हो, जो सबको साथ लेकर चले। और ये बोल रहा है कि कई सारे कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन डिफंक्ट क्यों रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से चल क्यों नहीं पाता है? इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि वो ऐसे लोग बनाते हैं जो लोगों को अपने साथ नहीं चला सकते। ठीक है, लेकिन इंडिया में 1947 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, हालांकि फंडामेंटल चीज़ों को चेंज नहीं करा जा सकता, बेसिक रूल्स को, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करा जा सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लाने जरूरी होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो चेंजेस हम लोग लाते रहते हैं।
ठीक है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन जो उस टाइम पीरियड में 1947 में बैठकर 1950 में जो कंप्लीट किया गया था, वही कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक चलने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे लीडर्स जो थे वो पॉपुलर थे, हमारे लीडर्स जो थे वो लोगों को साथ लेकर चलते थे, प्लस हमारे लीडर्स मिलिट्री रूलर्स नहीं थे। आइए देखते हैं। Why countries like India, South Africa and United States are the most successful constitutions? ये बोल रहा है कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज जो है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? ठीक है, देखिए क्या बता रहा है। क्रिएटेड इन आफ्टरमैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स, ये बोल रहा है कि इंडिया में, साउथ अफ्रीका में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नेशनल मूवमेंट चला, आजादी की लड़ाई चली, और आजादी की लड़ाई के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और आज़ादी की लड़ाई के टाइम पीरियड में हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों को पता चला कि हम लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से बेसिक रूल्स की ज़रूरत है, कौन से फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत है, कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत है, कौन से लीगल राइट्स की ज़रूरत है, कानूनी अधिकार क्या होने चाहिए, ठीक है, किस तरीके से एक देश चलना चाहिए। और इसी वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि लोगों की नीड पता लग गई थी नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड में, आज़ादी की लड़ाई के टाइम पीरियड में। अगर कोई पूछे कि इंडिया की आज़ादी की लड़ाई कब से कब तक थी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया की आज़ादी की लड़ाई हम लोग 1885 से लेकर 1947 तक लड़े हैं। ठीक है, कई लोग 1857 भी बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस जो थी वो 1885 में बनी थी। तो 1885 से लेकर 1947 तक की जो कहानी है, इसको इस टाइम पीरियड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स आते हैं, हम लोगों को हमारी नीड्स पता लगती है, और हमारे जो लीडर्स होते हैं क्योंकि लोगों को साथ लेकर चलने वाले थे, प्लस पॉपुलर थे, प्लस नीड्स के बारे में पता था, प्लस नेशनल मूवमेंट में हीरोज थे हमारे। और इसी वजह से जब इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हम लोगों को लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सही है। आज भी हम लोग मानते हैं कि हमारा संविधान बहुत बढ़िया है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। और इसी वजह से इन तीन कंट्रीज़ का नेशनल मूवमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसी वजह से ये क्या है, वन ऑफ द परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरव्यू, हमारे संविधान के बारे में देखते हैं कि हमारा संविधान कैसे बना, कौन कौन लोग थे इसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, सब कुछ देखते हैं। देखिए जरा क्या होता है, फॉर्मली क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है सर? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ नहीं होता, जैसे एग्जांपल के तौर पे पार्लियामेंट है, वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम होता है लॉज बनाना, पॉलिसीज बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। क्या बनाना? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। क्लियर, डन। तो ये क्या बोल रहा है, इट वॉज फॉर्मली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। तो दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ है ना, वैसे 9 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फिर 11 दिसंबर को भी मीटिंग होती है, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और कंप्लीट हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 24 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बहुत सारे लोग आकर इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग आते हैं और हमारे संविधान के ऊपर साइन कर देते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 को हम लोग इसको फोर्स में लाते हैं। क्या करते हैं? फोर्स में लाते हैं। फोर्स में लाने का मतलब लागू कर देते हैं। और इसी वजह से 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, हर साल मनाते हैं हमारा रिपब्लिक डे, क्योंकि हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन लागू कर दिया था, फोर्स में ला दिया था, और उसके अकॉर्डिंग इंडिया चलने लग गया। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। तो नवंबर 1949 में कंप्लीट हो गया, बता दिया हमने आपको। ड्रू अपॉन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट दैट हैड अ रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलोंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर। अब देखो क्या बोल रहा है कि इंडिया का नेशनल मूवमेंट बहुत बड़ा है, 1885 से लेकर 1947, और 1885 से लेकर 1947 के बीच में हम लोगों ने बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स करे। जैसे जैसे हम लोग 1906 में स्वदेशी मूवमेंट करेंगे, है ना, 1915 में गांधी जी आ जाएंगे, गांधी जी आने के बाद तो बहुत सारे मूवमेंट हो जाएंगे। जैसे हम लोग खेड़ा मूवमेंट देखते हैं, चंपारण मूवमेंट देखते हैं, अहमदाबाद मूवमेंट देखते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखते हैं, बारदोली मूवमेंट देखते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखते हैं, प्राइवेट सत्याग्रह मूवमेंट देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट देखते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे हर सेक्शन का बंदा जो है वो कांग्रेस से जुड़ता चला गया, है ना। और
इंडिया की आज़ादी की लड़ाई पॉपुलर होती गई, और इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में हर तरीके का बंदा था, कम्युनिस्ट भी बंदा था, कैपिटलिस्ट भी बंदा था, पुअर भी था, रिच भी था, इंडस्ट्रियलिस्ट भी था, लेबर भी था, फार्मर्स भी थे, सब लोग थे, है ना। और क्या, हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे, सब लोग थे। और इसी वजह से क्या था, हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसमें हर तरीके का बंदा था, हर सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बंदे थे, जो कि हमारे नेशनल मूवमेंट की वजह से इकट्ठे आए थे अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। आज तो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन तब हम लोग किसके अगेंस्ट में लड़ते थे, एक यूनाइटेड फ्रंट बना के अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ते, है ना। आगे देखिए क्या बता रहा है, ड्रू इनॉर्मस, क्या अभी क्लास है क्या? हाँ, नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग है मेरी। चलिए, it drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by people who enjoyed चलिए देखिए क्या बता रहा है, it drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by people who enjoyed these things। तो ये क्या बोल रहा है, किसने बनाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाया जिनके पास ये सारी की सारी चीजें थी। क्या? इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी। पहली चीज क्या, लोगों को उनके ऊपर पूरा भरोसा था। जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लोगों को उसके ऊपर क्या था, उन लोगों के ऊपर पूरा की पूरा भरोसा था कि भैया जो बंदा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है वो बंदा सही है, क्रेडिबिलिटी थी उनके पास। दूसरा, हु हैड द कैपेसिटी टू निगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये क्या बोल रहा है कि जो लोग, जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके पास कैपेसिटी थी किस चीज की, टू निगोशिएट। सबसे पहली चीज क्या थी उनके पास, निगोशिएट। क्योंकि 1885 से लेकर 1947 तक इन लोगों ने क्या करा, ब्रिटिशर्स के साथ निगोशिएशन ही तो करे कि भैया हम लोगों को राइट्स दो, हम लोगों को पार्टिसिपेशन दो, हमें आईएएस ऑफिसर बनाओ, हम लोगों को जजेस बनाओ, हम लोगों को क्या एमएलएस बनाओ, एमपीज बनाओ, ठीक है। तो ये पुलिस फोर्स में हम लोगों को दो, एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों को पार्टिसिपेशन दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इन लोगों के पास क्या थी, कैपेसिटी थी, इन लोगों के पास उतनी कुवत थी कि ये क्या कर सके, निगोशिएट कर सके, किसके साथ, किसके साथ, लोगों के साथ, ठीक है। प्लस एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर ध्यान दे, और इनको बोले कि भैया तुम सारे के सारे ऐसे, तुम सारे के सारों को इकट्ठा देखकर हम लोग क्या बनाने वाले, लॉज बनाने वाले। किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पीछे नहीं रखा जाएगा, किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को डेवलपमेंट के टाइम पीरियड में छोड़ा नहीं जाएगा। और ये ध्यान रखते हुए इन लोगों ने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसी वजह से चल रहा है। देखो, लोगों को भरोसा है और उन लोगों को लोगों की फिक्र है। दो चीजें हो गई। तीसरा पॉइंट ये बता रहा है, हु वर एबल टू कन्विंस द पीपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द एग्रेंडाइजमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर। और ये क्या बताया कि ऐसे लोग थे जिनको ये पता था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं बना रहे कि हम लोगों को पावर चाहिए, बल्कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना रहे हैं ताकि लोग पावर में रहे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ताकि इंडिया चलता रहे, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना क्रेडिबल क्यों है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ट्रस्टेबल क्यों है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने स्मूथली रन क्यों कर रहा है? इस वजह से रन कर रहा है क्योंकि भरोसे वाले लोगों ने बनाया, ठीक है। और क्या, लोगों को भी भरोसा था और इनको भी लोगों पे भरोसा था, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, लोगों के लिए काम करने वाले लोग थे। प्लस प्लस इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने कन्विंस करा, who were able to convince the people that the constitution was not an instrument। इन लोगों ने कन्विंस कर दिया था लोगों को कि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बना रहे हैं वो हमारी पावर के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया के लोगों को पावर देने के लिए, इंडिया को पावर देने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है। क्लियर है? आगे आए अपन, चलो आगे आते हैं। देखिए जरा क्या बता रहा है, Provisions of the Constitution. It gives everyone in society some reason to go along with its provisions। तो ये क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें लिखी गई है जो कि इंडिया की सोसाइटी को, it gives everyone in society some reason to go along with its provision। कुछ ना कुछ रीजन देता है जिसकी वजह से उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानना जरूरी हो जाता है। दूसरा पॉइंट, allowed permanent majorities to oppress minority groups within society। चलिए, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बता रहा है, ये प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहा है कि इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजंस। ये क्या करता है, इंडिया के हर एक बंदे को प्रोविजंस देता है, कुछ ना कुछ रीजन देता है जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानना जरूरी समझता है, ठीक है। हर एक बंदे के पास रीजन है क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहता है। जैसे कि इट डिड नॉट अलाउड परमानेंट मेजोरिटीज टू ऑप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप्स विद इन सोसाइटी, है ना, डिड नॉट अलाउड लिख देना यहाँ पर। अब ये क्या बोल रहा है कि अब हो सकता था कि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में हम लोगों को पता है कि 80% हिंदू पॉपुलेशन है,
ठीक है। और 20% हमारे पास अलग अलग रिलीजन की पॉपुलेशन है, जैसे हमारे पास मुस्लिम्स है, हमारे पास क्रिश्चियंस है, हमारे पास बुद्धिस्ट है, हमारे पास सिख है, हमारे पास पारसीज है, हमारे पास जैन्स है, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वाले लोग हैं, बिल्कुल है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अब इन लोगों को ये डर ना लगे कि भाई दूसरे लोग क्या करेंगे, हम हमारे पे ऑप्रेस करेंगे, हमें दबा के रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो हम लोगों को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसको सब लोग माने, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो। तो हम लोग क्या करें, कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें सब लोग बराबर दिखे, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी को हम लोग छुपा दे, प्लस क्या करें, प्लस हम लोग सबको एक सेम आइडेंटिटी दे कि तुम लोग इंडियंस हो। क्लियर? आगे आते, देखिए जरा आगे क्या बता रहा है ये। सिस्टमैटिकली प्रिविलेज सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स और that systematically entrench the power of small groups in society would cease to command allegiance। और ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ऑप्रेस करता है, या किसी एक ग्रुप के नुकसान की वजह से दूसरा ग्रुप ऊपर आ रहा है, या सोसाइटी में सबका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि लोग उस कमांड को नहीं मानेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे। इसी वजह से द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स द मोर लाइकली इट इज टू सक्सीड। और ये क्या बोल रहा है, इसी वजह से हम लोगों को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा जिसमें सबके पास फ्रीडम हो, सबके पास इक्वलिटी हो, कोई सेकंड क्लास सिटीजन ना हो, सब लोग क्या हो, बराबर हो। और अगर हम लोगों ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तभी क्या हो जाएगा, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सीड कर सकता है, वरना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सीड नहीं करेगा। ये सारी की सारी चीजें किसको पता है, उन लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे और कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे। क्लियर? आगे आते, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं कर दिया कि सारी की सारी पावर किसको दे दी, पार्लियामेंट को दी, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को बांटा। पावर्स को बांटा किसमें, पार्लियामेंट में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। जुडिशरी क्या होता है, कोई अगर पूछे कि डेमोक्रेसी के कितने इंस्टीट्यूशंस है या डेमोक्रेसी के कितने पिलर्स है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स है सर। पहला है पार्लियामेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, जिसमें एमपीज है, एमएलएज है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में हम लोग मिनिस्टर्स वगैरह की बात कर सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव में हम लोग आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स की बात कर सकते हैं। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा हमारे पास कौन है, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, और तीसरा हमारे पास है कौन, जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है, कोर्ट्स। अगर पार्लियामेंट अगर कुछ गलत करे तो कोर्ट्स डांट लगा देती है 1 मिनट में, इलीगल चीजें नहीं करना, ठीक है। इसी वजह से जुडिशरी को क्या बोला जाता है, जुडिशरी इज नोन एज द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटर माना जाता है इनको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या नहीं करा, सारी की सारी पावर पार्लियामेंट को नहीं दी, या फिर सारी की सारी पावर जुडिशरी को नहीं दी, या सारी की सारी पावर एग्जीक्यूटिव को नहीं दी, बल्कि बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन बनाया। एक और क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि व्हाट इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का चौथा पिलर क्या है, तो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है मीडिया। हालांकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो 3 पिलर्स के बारे में आएगा, चौथा पिलर माना जाता है कि मीडिया है। अगर मीडिया अच्छा है तुम्हारा, मीडिया अगर क्या है, चाटुकार नहीं है ना, मीडिया अगर अच्छे से काम कर रहा है, मीडिया गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी चलती रहती है और लोगों के सामने सच्चाई आती रहती है। लेकिन अगर मीडिया ठीक नहीं है तो क्या हो जाता है, गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल हो जाती है और वो क्या करती है, अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट करती है। ठीक है, देखिए क्या बता रहे हैं, डिजाइनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर। ठीक है, ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास सारी की सारी पावर ना हो, बल्कि बैलेंस बना रहे। देखिए जरा कैसे बनेगा बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली fragments power across different institutions like the legislature, executive and the judiciary and even independent statutory bodies like the election commission। ये क्या बोल रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्टिकली क्या नहीं करता, पावर नहीं बांटता। वर्टिकली पावर बांटना का मतलब ऐसा नहीं है कि भैया पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है, फिर उसके बाद जुडिशरी के पास है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव के पास है, फिर उसके बाद बाकी चीजों के पास पावर्स है। ऐसा नहीं करता, वर्टिकली नहीं बांटता पावर्स को, है ना, ऐसे पावर बांटता ही नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स को बांटता है ऐसे। कैसे, पार्लियामेंट जितनी पावर इसके पास उतनी ही पावर किसके पास, एग्जीक्यूटिव के पास, उतनी ही पावर किसके पास, जुडिशरी के पास। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
हॉरिजॉन्टली पावर को बांटता है ताकि बैलेंस बना रहे, ना कि वर्टिकली। क्लियर है, यही बता रहा है ये। दूसरा क्या बोल रहा है ये, अच्छा स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है, पहले तो ये समझ लो। कई लोग ये वर्ड सुन के ही बिचक जाएंगे कि सर स्टैट्यूटरी क्या होता है, ये डर लग रहा है इससे। तो डरने की बात है क्या है ये, देखो जरा मच्छर सा। ध्यान सुनो, स्टैट्यूटरी क्या होता है, हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है। अच्छा, कोई चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हो तो वो बन जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या बन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे यूपीएससी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो क्या बन जाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, मान लो कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, लेकिन पार्लियामेंट उसको बना रही है। क्या कर रही है, पार्लियामेंट बना रही है। तो पार्लियामेंट जिस चीज को बना दे, पार्लियामेंट जिस चीज को बना दे उसको बोलेंगे हम लोग स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको लिखा है और पार्लियामेंट ने भी उसको बनाया, तो क्या हो जाएगा, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है और स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखी और पार्लियामेंट ने भी उसको नहीं बनाया। जैसे एग्जांपल के तौर पे नीति आयोग का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, प्लानिंग कमीशन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना है तो सुन लो। नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, ये क्या है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो हमारे इंडिया की डेवलपमेंट की प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट की प्लानिंग करते हैं कि इंडिया में डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है, उसका प्लान बनाते हैं ये लोग। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो गया, नीति आयोग चल रहा है। लेकिन इनका काम क्या है, क्या नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, नहीं लिखा, ठीक है। क्या नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के बारे में पार्लियामेंट ने बनाया इसको, नहीं बनाया, मतलब ये स्टैट्यूटरी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। तो बनाया किसने इसको, तो इसको बनाया है किसने, मिनिस्टर्स ने। किसने बनाया, मिनिस्टर्स ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, कैबिनेट भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, इन लोगों ने बनाया। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्या बोलेंगे अपन, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्या बोल रहा है कि चाहे कुछ भी हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है, किसी एक के पास ज्यादा पावर्स नहीं देता है। क्लियर है। आगे देखिए क्या बता रहा है, दिस ensures that even one institution wants to subvert the constitution, others can check its transgressions। और ये बोल रहा है कि अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन गड़बड़ करना चाहेगा तो दूसरा क्या करेगा, डांट लगा देगा। दूसरा क्या करेगा, चेक करेगा, भैया क्या कर रहा है ना, फालतू चीजें मत करना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आवाज उठाएगा दूसरा। An intelligent system of check and balances has facilitated the success of the Indian Constitution। और ये बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, ठीक है। और क्योंकि चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अच्छे से सक्सेसफुल है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं हम लोग। जैसे फार्म लॉज आए थे 2020 में, पता है सबको, फार्म लॉज आए थे। और फार्म लॉज जो है ये बनाए किसने था, ये फार्म लॉज बनाए थे पार्लियामेंट ने, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत हल्ला हुआ, पूरे दिल्ली को घेर के लोग खड़े हो गए, ठीक है। चारों तरफ से घेर लिया किसको, दिल्ली को, फार्मर्स ने, और बोल दिया कि ये काले कानून है, इसको हटाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। बाद में पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन कानूनों को वापस लाया, ठीक है। इतना हल्ला क्यों हुआ, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे पास ना 3 लिस्ट होती है। क्या होती है, 3 लिस्ट। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है हमारे पास स्टेट लिस्ट, और एक होती है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे होते हैं, इनके ऊपर लॉस पार्लियामेंट बनाता है। इनके ऊपर लॉस कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, इनके ऊपर लॉस बनाता है कौन, स्टेट असेंबली, विधानसभा बनाती है इसके ऊपर लॉस। और अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट वगैरह लिखा है तो उसके ऊपर लॉस यूनियन और स्टेट दोनों बना सकता है। यूनियन भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, ठीक है। तो आप ध्यान सुनो हो क्या रहा है इसमें। जो फार्म का जो सब्जेक्ट है, या जमीन एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है, वो कहां पे, वो लिखी गई है स्टेट में, और इसके ऊपर लॉ किसने बना दिया था, यूनियन ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि अलाउड ही नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा।
इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से अब देखो गड़बड़ करने किसने स्टार्ट करी, पार्लियामेंट ने। तो हुआ क्या, जुडिशरी बीच में आई और बोले कि भैया तूने गलत किया, लॉस को वापस ले लो, लॉस को वापस ले लिया गया। तो ये चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है कि अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन गड़बड़ करना चाहेगा तो क्या क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन धर लेगा उसको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, दूसरा इंस्टीट्यूशन धर लेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशरी कुछ गड़बड़ कर रही है, ठीक है, जुडिशरी का जज गलत जजमेंट दे रहा है, ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है उस जज को निकाल फेंकने का। क्लियर है, आगे है, चलो आगे आगे देखिए क्या बता रहा है। A constitution must strike the right balances between certain values, norms and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt to changing needs and circumstances। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। क्या सर समझ नहीं आया, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल मतलब कुछ चीजें है ऐसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो ही नहीं सकती और कुछ चीजें जो बड़ी इजीली चेंज हो सकती है। क्या सर ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से क्योंकि कौन सी चीजें चेंज नहीं हो सकती, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कभी चेंज नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कभी चेंज नहीं होता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे इक्वालिटी, क्या हम लोग इक्वालिटी के सिद्धांत को हटा सकते हैं क्या, कभी नहीं हटा सकते, ठीक है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के सिद्धांत को हटा सकते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेशन वाला हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते, ठीक है। राइट टू रिलीजन वाला हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते। राइट टू लाइफ का हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते। तो कुछ हमारे पास चीजें ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा रिजिड है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने की छोड़ो, इसको छेड़ने की बात नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीजों पे कहता है कि तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, फ्लेक्सिबल हो गए, ठीक है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस लंबे चलते हैं और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होते हैं। टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, कि चेंज कर ही नहीं सकते उसको, तो क्या हो जाएगा, तो लोग मानना बंद कर देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। A constitution that is on the other hand too flexible will give no security, predictability और identity to a people। और ये बोल रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है ना, कि भैया चेंज ही करते रहो इसको, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे यार हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन को माने, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे कल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा रिजिड होना चाहिए और ना ही बहुत स्मूथ होना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्लियर है, आगे चलो आगे आते हैं। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। तो हम लोग दिख रहा है यहाँ पर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, देखो एलिफेंट साइज का बहुत बड़ा, और लोग क्या कर रहे हैं, इस पे साइन कर रहे हैं, यानी कि ये 26 नवंबर 1949 की फोटो लग रही है, ठीक है। देखिए जरा क्या बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी हमारी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1946 में ही बनी थी। कोई पूछे कि कौन से प्लान से बनी थी, तो हम लोग बोलेंगे कैबिनेट मिशन प्लान से बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान से बनी थी, ठीक है। अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनी थी। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब क्या, पार्टीशन तो 1947 में होता है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनती है, 1946 में, ठीक है। मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी होते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, लेकिन पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग वाले सारे के सारे पाकिस्तान चले जाते हैं, बचती है कांग्रेस, और कांग्रेस के मेंबर्स अब क्या बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, ठीक है। तो कांग्रेस क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, यानी कि जो इंडियंस बने बचेंगे वही लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या बता रहा है, फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहली सिटिंग कब हुई थी इसकी, तो फर्स्ट सिटिंग इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, एंड रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। और 14 अगस्त 1947 में क्या हुआ, डिवाइडेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुल गई और बोला गया कि भाई अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इसमें पाकिस्तान वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, सिर्फ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ अब कौन लोग हैं, सिर्फ इंडियंस है, और ये स्टार्ट करेंगे अब इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। Members were elected by indirect elections by the members of the provisional legislature assemblies that had been established in 1935। अब हुआ क्या था, 1935 में एक एक्ट आया था, इस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके थ्रू इंडियंस को बोला गया था कि तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग प्रोविंशियल इलेक्शंस लड़ सकते हो। प्रोविंशियल इलेक्शंस मतलब, प्रोविंशियल इलेक्शंस का मतलब स्टेट इलेक्शंस लड़ सकते हो। कौन से इलेक्शंस? स्टेट इलेक्शंस। ठीक है, तो इंडियंस जो थे चीफ मिनिस्टर वगैरह बन सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टेट में गवर्नमेंट बना सकते थे और सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, 1935 में ऐसा रूल था। तो स्टेट्स में इंडियन लड़ते थे और कांग्रेस जीतती थी। ठीक है, तो 1937 की अगर बात करें तो कांग्रेस जो थी बहुत सारे स्टेट जीत चुकी थी। ठीक है, 14 में से मेरे ख्याल में 9 स्टेट्स कांग्रेस जीती थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम था। तो हमारे पास क्या था? अच्छा, उस टाइम पीरियड में सबके पास वोटिंग राइट्स थे क्या? नहीं, सबके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, लिमिटेड वोटिंग राइट्स थे। क्या थे? लिमिटेड वोटिंग राइट्स थे। ठीक है, तो हर प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए 1946 में और इन इलेक्शंस के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज किया गया। ठीक है, देखो आगे क्या बता रहा है। The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of the British cabinet known as the cabinet mission। और ये बोल रहा है कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया। तो ब्रिटिशर्स ने जैसे बताया हम लोगों को, हम लोगों ने उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। और अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, यानी कि संविधान बनाना। आगे आते, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान, each province and each princely state or group of states were allotted seats proportional to their respective population roughly in the ratio of 1:10 lakh। 1 2 3 4 5 6 है ना, 10 लाख। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोविंस क्या होता है? प्रोविंस का मतलब स्टेट। प्रिंसली स्टेट क्या होता है? प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है रियासत। ठीक है, तो हमारे पास राजा महाराजा निजाम नवाब भी थे उस टाइम पीरियड में। ठीक है, उनकी भी टेरिटरीज थी। इंडिया में कितने प्रिंसली स्टेट्स थे या इंडिया में कितनी रियासतें थी? तो इंडिया में जब इंडिया आजाद हो रहा था उस टाइम पीरियड में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे पास। ठीक है, 565 अलग अलग रीजन्स थे जहां पर राजा रूल करता था, निजाम रूल करता था, नवाब रूल करता था। ठीक है, तो क्या बोला गया? हर रियासत को और हर स्टेट को यह बोला गया कि हर 10 लाख बंदों पे एक बंदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आकर बैठेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आकर बैठेगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मतलब 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक बंदा आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेगा और उस रीजन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक है, और क्या कर रहा है वो? फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प भी कर रहा है। क्लियर है? डन है? चलो आगे आते हैं। ये देखो, ये कौन दिख रहा है हम लोगों को? ये हम लोगों को कुछ लोग दिख रहे हैं बैठे हुए। ये मोहम्मद अली जिन्ना दिख रहा है हम लोगों को बैठा हुआ। चलिए, तो यहाँ तक क्या पता चला हम लोगों को? यहाँ तक हम लोगों को ये पता चला कि हर 10 लाख बंदे पे एक बंदा जो है वो जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेगा। आगे बढ़ते जरा, आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है। आगे ये क्या बता रहा है हमें कि द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज, मुस्लिम्स, सिख एंड जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। अब ये क्या बोल रहा है? हर एक प्रोविंस को, हर एक प्रोविंस मतलब हर एक स्टेट को 3 हिस्सों में बांटा गया। मतलब हर स्टेट से क्या होगा? हर स्टेट से 3 अलग अलग कम्युनिटीज के लोग चुने जाएंगे। कौन से कम्युनिटीज के? तो मुस्लिम्स को चुना जाएगा, सिखों को चुना जाएगा और जनरल को। तो जनरल में कौन आ जाएगा? जनरल में सब आ जाएंगे, हिंदूज वगैरह सब कुछ। ठीक है, वो सारे जनरल में आ जाएंगे। मुस्लिम्स क्योंकि मुस्लिम्स का पॉपुलेशन बहुत अच्छा खासा है, और सिख क्योंकि सिखों का पॉपुलेशन पंजाब के अराउंड में, उत्तर प्रदेश के अराउंड में, हरियाणा के आसपास क्या था, बहुत ज्यादा था उस टाइम में। हरियाणा तो था नहीं, तो सिखों का पॉपुलेशन अच्छा खासा था। तो हर प्रोविंस से ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी वाइज क्या कर रहा है? कम्युनिटी वाइज हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज कर रहे हैं। मुस्लिम्स की जितनी प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग उनको चूज करा जाएगा, उस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग, सिखों को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और जनरल्स को, हिंदूज को उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हर स्टेट में से चूज करा जाएगा। और हर 10 लाख बंदे पे आकर एक बंदा आकर बैठेगा कहां पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देखिए जरा क्या बता रहा है, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी सीट तुम्हें मिलने वाली है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आगे देखिए क्या बता रहा है, मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल legislative assembly elected their own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote। अब ये यहां पर थोड़ी सी खतरनाक चीज है। क्या? प्रोविंशियल इलेक्शंस होने वाले। प्रोविंशियल इलेक्शंस मतलब क्या? हर स्टेट के इलेक्शंस होने वाले हैं, और ये स्टेट के इलेक्शंस कुछ अलग तरीके के इलेक्शंस है। अलग तरीके का मतलब क्या? हर कम्युनिटी वाला बंदा अपने कम्युनिटी के लीडर को, हर कम्युनिटी
अपने कम्युनिटी के लीडर को चूज करने वाली है। मतलब सिख कम्युनिटी सिख लीडर को चूज करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिठाने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी वाले मुस्लिम लीडर को चूज करेंगे कहाँ बिठाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिठाने के लिए, और हिंदू कम्युनिटी अपने लीडर्स को चूज करेंगे कहाँ पर बिठाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिठाने के लिए। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठकर ये लोग क्या करने वाले हैं, ये सारे के सारे लोग हमारा संविधान बनाने वाले हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है, द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। और ये क्या बोल रहा है कि ये तो हो गया कि स्टेट से, हर स्टेट से कैसे बंदे आएंगे, लेकिन हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया था कि 565 प्रिंसली स्टेट्स भी थे, और 565 प्रिंसली स्टेट्स में से कुछ प्रिंसली स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह भी दे दी गई थी, आगे ना, तो लगभग 92 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको जगह दे दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसका मतलब प्रिंसली स्टेट से 92 बंदे आकर बैठेंगे कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये जो 92 बंदे होंगे ये कौन होंगे, ठीक है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स आपस में मिलकर डिसाइड करेगी, प्लस जो प्रिंसली स्टेट का राजा होगा, किंग होगा, राजा होगा, नवाब होगा या निज़ाम होगा, ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि उनके प्रिंसली स्टेट से कौन जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग में याद रखना, स्टार्टिंग में प्रिंसली स्टेट्स जो थे ये रेडी नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के दिमाग में ये था कि हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या, रियासत है, बता दिया था हमने आप लोगों को। तो इनके दिमाग में ये था क्या हम लोग अपना अलग से एक अलग कंट्री बना देंगे। जैसे त्रावणकोर था, वो कह रहा था कि मुझे अलग से कंट्री चाहिए, ठीक है, मुझे इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ दोनों के साथ नहीं जाना, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास कौन था, हैदराबाद था, वो भी सेम चीज़ कह रहा था। जूनागढ़ था, जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जुड़ना था, ठीक है। कश्मीर था, कश्मीर को इंडिपेंडेंट होना था, ठीक है। मणिपुर था, मणिपुर को इंडिपेंडेंट होना था या म्यांमार के साथ मिलना था। तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के अलग अलग एस्पायरेशंस, इच्छाएं थी, लेकिन प्रिंसली स्टेट का कौन सा बंदा आकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेगा, इसका डिसीजन किसके पास है, इसका डिसीजन एंटायरली उस प्रिंसली स्टेट के राजा के पास है। हो सकता है कि वो खुद आकर बैठे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, या फिर हो सकता है कि वो अपने किसी एक बंदे को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिठाए जो आकर क्या करेगा, डिस्कशंस वगैरह करेगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं हमें क्या बता रहा है ये प्रोसीजर। अब देखिए क्या बता रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज। तो ये आता है हमेशा पेपर में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी कमिटीज बनी थी, तो अलग अलग कमिटीज बनी थी। फंडामेंटल राइट की कमेटी अलग बनेगी हमारे पास, ठीक है। इसके साथ साथ जितनी भी बड़ी बड़ी कमिटीज है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अलग बनेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर कैसा होने वाला है उसकी कमिटीज अलग बनेगी, फंडामेंटल राइट्स की कमिटीज अलग बनेगी, ठीक है। तो जो बड़े बड़े कमिटीज थे, तो उसमें कितनी कमिटीज थी हमारे पास, 8 कमिटीज थी, है ना। माइनॉरिटीज़ की कमिटीज अलग से बनेगी, ठीक है। तो अब सीन क्या है, ये 8 अलग अलग कमिटीज़ थी हमारे पास, और ये 8 अलग अलग कमिटीज़ इंपॉर्टेंट लीडर्स होल्ड करते थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद होल्ड करेंगे, राजेंद्र प्रसाद होल्ड करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होल्ड करेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होल्ड करेंगे। तो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ किसके हाथ में होगी, इंपॉर्टेंट लीडर्स के हाथ में रहेंगे, और छोटी छोटी कमिटीज़ जो है वो बाकी लीडर्स में भी बांटी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी वो कौन सी थी, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था क्या, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये पेपर में आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, प्रोसीजर्स में क्या बता रहा है ये, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज। कितनी मेजर कमिटीज थी, 8 मेजर कमिटीज थी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अंबेडकर चेयर दिस कमिटीज। लेकिन हम लोगों को क्या याद रखना है, हम लोगों को याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे हमारे पास, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। क्लियर है। फंडामेंटल राइट्स की कमेटी जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में थी। ऐसी अलग अलग एजुकेशन एक सब्जेक्ट हो सकता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर ये लोग सारे मिलकर क्या करते थे, ड्राफ्ट बनाते थे, ठीक है। फिर वो ड्राफ्ट चल जाता था ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, ड्राफ्टिंग कमेटी में चेक होता था। ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन बैठे हुए, BR अम्बेडकर बैठे हुए, इनके साथ 7 मेंबर्स और थे, ये हेड थे उस कमेटी के। तो किसी भी ड्राफ्ट में कुछ भी गलतियां होती थी तो ये ठीक करवा देते, वापस भिजवा देते कि भैया इसको ठीक करवा के लाओ, है ना। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना ज़्यादा प्यूरिफाइड है। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ही वॉज या ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के पिता माना जाता है इनको, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या बता रहा है। Each committee usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly। तो ये बोल रहा है कि मान लो माइनॉरिटी कम्युनिटी है या फंडामेंटल राइट्स की कम्युनिटी है, तो फंडामेंटल राइट्स की कम्युनिटी, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हमारे बना दिए गए, ठीक है। उस
उसका क्या बनता था, डॉक्यूमेंट बनता था जिसको हम लोग ड्राफ्ट बोलते थे। इस ड्राफ्ट को क्या किया जाता, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस करा जाता था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया जाता था, डिस्कस किया जाता था। और फिर डिस्कस करने के बाद क्या होता था, क्या होता था उसमें अगर कुछ खामियां है, कुछ गलतियां है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, फिर सबसे पूछा जाता था, ठीक है, वोटिंग होती थी। और जब वोटिंग अच्छी खासी आती थी, 50% के ऊपर के लोग कहते थे कि भैया सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो उसको पास कर दिया जाता था। अगर सही नहीं लग रहा है तो उसको खारिज कर दिया जाता था, दोबारा से नया ड्राफ्ट बनाने के लिए बोल दिया जाता था। सम प्रोविजंस वर सब्जेक्ट टू द वोट, ये बोल रहा है कि कुछ प्रोविजंस पे वोट कर दिया जाता था। An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principles of the Constitution should enshrine। अब देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या बोल रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन रहा है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा संविधान किन सिद्धांतों पे बन रहा है ये नहीं पता है हमें। किन सिद्धांतों पे बन रहा है सर, ठीक है, क्या हमारे पास कोई सिद्धांत है? हाँ, हमारे पास सिद्धांतों का एक रिजोल्यूशन आया है। उस रिजोल्यूशन को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्वेश्चन है ये है कि सर ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहाँ से आया? तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 में किसने दिया है? ये दिया है हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें ये क्या बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये बताएंगे कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया को कैसा देश बनना है, इंडिया के सिद्धांत क्या है, इंडिया के प्रिंसिपल्स क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जरा क्या बता रहा है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। ठीक है, इट डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस ने क्या करा? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गोल्स बताए, एम बताए, उद्देश्य बताए कि उद्देश्य क्या है हमारा। ठीक है, इट वाज मूव्ड बाय नेहरू इन 1946। तो नेहरू जी लेकर आए थे इसको, 1946 में लेकर आए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही लेकर आए थे। ठीक है, द रिजोल्यूशन एनकैप्सुलेटेड द एस्पायरेशंस एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये क्या बताएगा? ये वैल्यूज बताएगा कि भैया इंडियंस क्या चाहते हैं। ठीक है, इंडिया को कैसा देश बनाना है, मॉडर्न देश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन सिद्धांत क्या होंगे। ठीक है, उसके बारे में कौन बताएगा? उसके बारे में ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बताएगा कि लोगों की इच्छाएं क्या है, प्लस कौन से वैल्यूज पे हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, क्या ऐसे कुछ भी बना देना? ठीक है, तो ऐसे कुछ भी तो नहीं बनाएंगे। जब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए तो इसका मतलब इन सिद्धांतों को फुलफिल करने के लिए इतना टाइम लगाया गया। देखिए जरा क्या बता रहा है। बेस्ड ऑन दिस रिजोल्यूशन our constitution gave institutional expression to these fundamental commitments equality। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके क्या सिद्धांत होने चाहिए? तो उसमें सिद्धांत होना चाहिए इक्वालिटी का, सब लोग बराबर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सब लोग क्या है? सब लोग इंडियन है, सब लोग बराबर है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। ठीक है, तो इक्वालिटी पे काम करेंगे। दूसरा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या? सबके पास फ्रीडम होगा, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशन के साथ। फ्रीडम होने का मतलब ये नहीं कि तुम जाओ और किसी और को पिटाई करके चले जाओ। ठीक है, बिना बात के बोलो हम मुझे तो फ्रीडम है, मैं तो पिटाई कर सकते हो। ठीक है, सामने वाला ही पिटाई करेगा, फिर अच्छे से मारेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इक्वालिटी तो है, उसके साथ साथ लिबर्टी भी है। लिबर्टी के ऊपर काम करेगा, सबको आज़ादी देगा, किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, लेकिन लिमिटेशंस लगाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है वो डेमोक्रेसी के ऊपर बनना है। डेमोक्रेसी के ऊपर का मतलब क्या? डेमोक्रेसी के सिद्धांत पे बनना है ना। जो गवर्नमेंट बनेगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, इलेक्शंस होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किस बेसिस पे बनाया जाएगा? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि डेमोक्रेसी दिखे हम लोगों को उसमें। ठीक है, ऐसा ना हो कि नाम की डेमोक्रेसी है और वैसे तानाशाही चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या? सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियंस के हाथ में होनी चाहिए, कोई बाहर वाली कंट्री इंडिया को ना चलाए। ठीक है, किसी और की वजह से हम लोग अपनी पॉलिसीज ना चेंज करें। तो हम लोगों को क्या करना है? एक ऐसी कंट्री बननी है जिसमें पावर इंडिया के पास रहे, याद रखना। आगे, एंड अ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। और ये बोल रहा है कि एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए हम लोगों को जो सबकी आइडेंटिटी सेम हो, ना किसी रीजन की आइडेंटिटी हो, ना किसी रिलीजन की आइडेंटिटी हो, ना किसी जेंडर की आइडेंटिटी हो, ना किसी क्रीड की, ना ट्राइब की, किसी चीज़ की आइडेंटिटी नहीं चाहिए, सबकी सेम आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि इंडियन की आइडेंटिटी। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक हम लोग सिटीजनशिप को डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि भैया तुम इंडियन हो। ठीक है, तुम किसी धर्म के बंदे नहीं हो, तुम किसी
रिलीजन के, तुम किसी कास्ट के, किसी कम्युनिटी के, किसी जेंडर के, किसी क्रीड के, किसी ट्राइब के बंदे नहीं है, बल्कि तुम इंडियन हो और तुम्हें रहना भी कैसा है, एज एन इंडियन रहना है इंडिया में। क्लियर है? चलो आगे आते। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है। मेन पॉइंट्स क्या थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के? इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक कंट्री। तो इंडिया क्या है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, आजाद कंट्री, सोवरेन कंट्री है, इंडिया खुद के डिसीजंस खुद लेता है, और एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक कंट्री कैसे बनेगी इंडिया? इंडिया रिपब्लिक बनेगा जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेगा। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, इंडिया रिपब्लिक बन गया। ठीक है। इंडिया शेल बी ए यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स एज आर विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ द यूनियन। तो ये क्या बोल रहा है? इंडिया क्या है? ठीक है, तो ये डिफाइन कर रहा है कि इंडिया क्या है। तो ये बोल रहा है कि इंडिया क्या है? इंडिया बना है किससे मिलकर? ब्रिटिश इंडिया से मिलकर। मतलब क्या? ब्रिटिश इंडिया में क्या क्या आता था हमारे पास? तो ब्रिटिश इंडिया में हमारे पास आता था इंडिया, जो आज का इंडिया हम लोगों को देखने को मिलता है, पाकिस्तान, और ब्रिटिश इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स। तो ये सारे के सारे मिलकर क्या बनता था? ब्रिटिश इंडिया बनता था। अब जो हमारा इंडिया बन रहा है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन 1946 का है, और अगर 1946 का है इसका मतलब आज़ादी के पहले का है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब आज़ादी के पहले डिवीजन तो नहीं हुआ है, आगे ना पार्टीशन नहीं हुआ इंडिया का। तो ये क्या कर रहा है? ये पाकिस्तान को भी इसमें इंक्लूड करके चलेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि 1947 अगले साल होने वाला है ना, अगले साल पार्टीशन होगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन आएगा, इसमें क्या, इसमें पाकिस्तान को अलग नहीं देखा जाएगा। ठीक है, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ब्रिटिश इंडिया में क्या क्या आता था। ब्रिटिश इंडिया में इंडिया, पाकिस्तान और प्रिंसली स्टेट्स था। तो ये वही बता रहा है कि इंडिया को डिफाइन कर रही है कि इंडिया क्या है। तो ये सबसे पहले क्या बोल रहा है? इंडिया शेल बी ए यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज का क्या होगा? एक यूनियन होगा। इंडियन स्टेट्स, जितने भी इंडियन स्टेट्स थे, अब इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी स्टेट्स थे, यानी कि प्रोविंसेस जितने भी थे, प्रोविंशियल स्टेट्स जितने भी थे, एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया के बाहर वाले पार्ट्स। बाहर वाले पार्ट्स का मतलब क्या? अंडमान निकोबार, ठीक है, उनकी बात कर रहा है, लक्षद्वीप उनकी बात कर रहा है। तो वो भी क्या है? वो भी इंडियन टेरिटरी के पार्ट होंगे। एंड इंडियन स्टेट्स एज आर विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ द यूनियन, और हर वो स्टेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिक्किम, तो सिक्किम जो था यहाँ पर, ये एक अलग कंट्री थी और यहाँ पर किसी और का रूल चल रहा था, किसी एक राजा का रूल चल रहा था। तो सिक्किम को स्टार्टिंग से इंडिया का पार्ट बनना था। ठीक है, 1950 में, 1950 में ये इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन जाता है, और सिक्किम 1975 में सिक्किम बन जाता है क्या? 1975 में सिक्किम बन जाता है इंडिया का पार्ट। तो ये बोला कि कोई भी अगर देश, कोई भी अगर स्टेट इंडिया का पार्ट बनना चाहे तो वो भी बन सकता है। ठीक है, तो इंडिया क्या है? ये इंडिया के बारे में डिफाइन कर रहा है कि इंडिया जो पहले ब्रिटिश इंडिया था वही इंडिया बनने वाला है। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर के सारे स्टेट्स हमारा पार्ट है। ब्रिटिश इंडिया के बाहर के जितने टेरिटरीज है वो हमारा पार्ट है। किसी को अगर हमारा पार्ट बनना है तो वो भी हमारा पार्ट है, और ये सब मिलकर इंडियन यूनियन बना रहा है। ठीक है, आगे आते हैं, देखिए क्या बता रहा है। टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि यूनियन एंड स्टेट के बारे में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहां पर लिखता है? पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक, क्या? स्टेट्स के बारे में और यूनियन के बारे में, मतलब पूरे इंडिया के बारे में और स्टेट्स के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन तो 22 पार्ट थे इसके। आज के टाइम पीरियड में इसके 25 पार्ट है। 25 डिफरेंट पार्ट्स में हमारा, पार्ट्स क्या है? डिवीजन है, या फिर ऐसे लगा लो कि एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन हमारी, और 22 चैप्टर है इसके, या 25 चैप्टर हो चुके हैं इसके। ठीक है, तो पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिटीजनशिप बताता है, मैंने बता दिया आप लोगों को। ये सिटीजनशिप जो है ये कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक है ना, और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 अपने पास डीपीएसपी है, फिर पार्ट 5 से यूनियन, फिर स्टेट्स वगैरह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखो जरा क्या बता रहा है। टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शेल बी ऑटोनोमस units and exercise all powers and functions of the government and administration except those assigned to और vested in the union। तो ये क्या बोल रहा है कि सारी वो टेरिटरीज जो यूनियन का पार्ट रहेगी, यानी कि जो इंडिया का पार्ट रहेगी, shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government and administration। तो ये क्या बोल रहा है? जितनी भी स्टेट्स इंडिया का पार्ट बनेगी, ठीक है,
उसके ऊपर रूल कौन करेगा? उसके ऊपर रूल करेगा इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट रूल करेगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा? वहाँ का पूरा की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट वहाँ के स्टेट की वो संभालेगी। ठीक है, एक्सेप्ट दोज असाइन टू और वेस्टेड इन द यूनियन। और देखो, अब हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट बनेगी तो स्टेट गवर्नमेंट तो संभालेगी है ना, लेकिन अगर कुछ पॉइंटर्स ऐसे है कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ क्या उत्तर प्रदेश अपना खुद का इंटरनेशनल रिलेशन किसी के साथ बना सकता है कि इंडिया का या पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल रिलेशन सही नहीं चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश कह रहा है कि मुझे तो दोस्ती करनी है, क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास पावर नहीं है। वो पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो ये बोल रहा है कि जो हर स्टेट क्या है, आपस अपने आप में एक ऑटोनॉमस यूनिट है, अपने आप में खुद को चला सकता है। केरला अपने आप को चला सकता है। ठीक है, और क्या? मध्य प्रदेश अपने आप को चला सकता है, महाराष्ट्र अपने आप को चला सकता है, राजस्थान अपने आप को चला सकता है, मणिपुर अपने आप को चला सकता है, मिजोरम अपने आप को चला सकता है, बिहार अपने आप को चला सकता है, झारखंड अपने आप को चला सकता है, कश्मीर अपने आप को चला सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाएगा, जैसे कि डिफेंस। ठीक है, तो डिफेंस हर स्टेट की अलग थोड़ी होती है, इंडिया की होती है सिर्फ। कम्युनिकेशन हर स्टेट का अलग थोड़ा होता है, इंडिया का होता है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसीज़, ठीक है, ये किसका होगा? इंडिया का अपना होगा, और इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। बाकी चीज़ों में एग्रीकल्चर तुम्हें देखना है, पुलिस के रिफॉर्म्स करने हैं, लॉज लेकर आने हैं, तो लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लाती है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शल फ्लो फ्रॉम द पीपल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रही है? ये बोल रहा है कि सारी की सारी अथॉरिटी, सारी की सारी पावर कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? लोग दे रहे हैं। लोग किसको दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं। खुद को मतलब लोग ही तो चूज कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं, और यही रिप्रेजेंटेटिव जाकर पार्लियामेंट में वगैरह बैठेंगे और क्या करेंगे? और लॉज वगैरह बनाएंगे, पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं? हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसके लोग हैं। ठीक है, और इन लोगों से ही लीडर्स को अथॉरिटी मिलती है। लोग नहीं तो लीडर्स नहीं, लीडर्स नहीं तो लोग नहीं। तभी तो वोट की इंपॉर्टेंस है। लोगों ने वोट दिया तो तुम लीडर, लोगों ने वोट नहीं दिया तो तुम लीडर नहीं। क्लियर है? आगे आते देखिए क्या बता रहा है? ऑल पीपल ऑफ इंडिया शेल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इंपॉर्टेंट चीज ये क्या बोल रहा है? इंडिया के सारे लोगों को क्या करना है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान गारंटी देगा किस चीज की? जस्टिस की, कि भैया तुम्हारे साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा? सोसाइटी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे तुम किसी रिलीजन से हो, किसी कम्युनिटी से हो, किसी कास्ट से हो, तुम्हारे साथ सोसाइटी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तुम्हारे साथ इकोनॉमिकली भेदभाव नहीं किया जाएगा। तुम्हारे साथ पॉलिटिकली भेदभाव नहीं किया जाएगा। है ना? तुम्हें एमएलए बनना है, आओ इलेक्शन में खड़े हो जाओ, इलेक्शन जीतो, पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाओ। ठीक है, तो पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी, सोशल जस्टिस मिलेगी, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भैया दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, दोनों सेम पोजीशन पर है, और एक कम्युनिटी वाले को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, दूसरे कम्युनिटी वाले को कम मिल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या बता रहा है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये क्या बोल रहा है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिलेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे अब तुम लोग सारे 11th में हो, ठीक है, 11th में पास हो जाओगे, 12th में जाओगे, 12th में पास हो जाओगे, उसके बाद CUT का एग्जाम दोगे, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी सेम है ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया तुम इस कम्युनिटी के हो, तुम ये वाला एग्जाम नहीं दे सकते, तुम इस कम्युनिटी के हो, तुम ये वाला एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि भैया तुम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हो। पढ़ाई करके नौकरी ले लेते हो, या फिर पढ़ाई छोड़ के नौकरी गवा देते हो, एग्जाम देते हो या नहीं देते हो, अपॉर्चुनिटी सबके पास है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? चाहे तुम प्रधानमंत्री हो, चाहे तुम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे तुम एक गरीब आदमी हो, चाहे तुम फार्मर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम स्टूडेंट हो, सबके लिए कानून सेम है। अगर प्रधानमंत्री ने मर्डर किया तब भी उसको सजा होगी, अगर प्रेसिडेंट ने मर्डर किया तब भी उसको उतनी सजा होगी, अगर किसने, फॉरेन मिनिस्टर ने, एक गरीब आदमी ने, एक फार्मर ने, एक क्या नाम है, किसी अलग अलग रिलीजन वाले बंदे ने क्या कर दिया, मर्डर वगैरह कर दिया या कोई भी क्राइम कर दिया, तो सबके लिए सज़ा सेम होगी, क्योंकि सबके लिए कानून बराबर है। ठीक है, किसी के लिए कानून कड़ा और किसी के लिए कानून हल्का, ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। और ये बोला कि फंडामेंटल फ्रीडम्स भी प्रोवाइड करेगा।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से फंडामेंटल फ्रीडम्स? फ्रीडम ऑफ स्पीच देगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या? बोलने का अधिकार मिल रहा है तुम लोगों को। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देगा, है ना, तुम अपने किसको बिलीव को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, अपने तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी सोच को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारा व्यू बाकी लोगों से अलग हो, लेकिन तुम अपनी बातें रख सकते हो, ठीक है। बिलीफ का देता है, फेथ का देता है, वर्शिप का देता है। मतलब क्या? तुम्हें जिस चीज़ में मानना है उस चीज़ में मानो, ठीक है। फेथ और वर्शिप का देता है कि भैया जिस भगवान में मानना है उस भगवान को मानो, जिस भगवान को वर्शिप करना है उस भगवान को वर्शिप करो। किसी भगवान को नहीं मानना मत मानो, किसी भगवान का वर्शिप नहीं करना, किसी भी भगवान का वर्शिप नहीं करना मत करो, ठीक है। तो हमारे पास क्या करता है, अलग अलग क्या दे रहा है, ये अलग अलग राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को दे रहा है, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, तो ये क्या बोल रहा है, एसोसिएशन का भी दे रहा है हम लोगों को कि भैया किसी को असेंबल होना है, किसी को ग्रुप बनाना है, यूनियन बनाना है, तो वो भी बना सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी, लेकिन ये क्या बोल रहा है, पब्लिक मॉरलिटी खराब नहीं होनी चाहिए, लॉ के अंडर में रहना है, कानून को मानते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी भगवान को मानते हो, रैलियां करने निकल के जा रहे हो, तलवारें निकाल रहे हो, ठीक है, लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, खत्म कर रहे हो, ठीक है। सही बात है क्या? गलत बात है, ठीक है। दंगई थोड़ी बनना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की हमारे पास आज़ादी होगी, लेकिन लॉ के अंडर में, पब्लिक मॉरलिटी के अंडर में, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। ये नहीं है कि जबरदस्ती तुम लोग क्या कर रहे हो, किसी और को तंग करने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हो, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शेल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड्स। अब देखो क्या बोल रहा है, जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, तो इंडिया में सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है? मुस्लिम्स है, ठीक है, सिख है, हमारे पास क्रिश्चियंस है, पारसीज है, जैन्स है। ये जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, इनको अच्छे से सेफ्टी दे दी जाएगी, ठीक है। जितने भी बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस का मतलब जितनी भी है, अब मैं नाम नहीं ले रहा किसी बैकवर्ड क्लास का, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज है जितनी भी, ठीक है, जितनी भी डिप्रेस्ड क्लास है। डिप्रेस्ड क्लास का मतलब क्या? इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, या फिर कैसे स्ट्रांग नहीं है, एजुकेशनली स्ट्रांग नहीं है जो लोग, ठीक है। तो उनके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, काम करेगा, अलग अलग कमिटीज़ बनाएगा, और इनके उद्धार के लिए, इनके तरक्की के लिए काम करे जाएंगे, ठीक है। The territorial integrity of republic and its sovereign rights on land, sea and air shall be maintained according to justice and law of civilized nations. ठीक है, देखिए क्या बता रहा है, the territorial integrity and the republic and its sovereign rights on land, sea and air shall be maintained according to justice and law of civilized nations. अब देखो ये क्या बोल रहा है, इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, मतलब क्या, अपने को अपने टेरिटरीज को मजबूत करके रखना है ना। ऐसा ना हो कि बाजू वाली कोई कंट्री अटैक करे, बाजू वाली कोई कंट्री अटैक करेगी, हमारी टेरिटरी को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को अपनी टेरिटरीज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। और इन टेरिटरीज को प्रोटेक्ट हम लोग कैसे करेंगे? टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास अपनी टेरिटरी है, ज़मीन अपनी है, तो अपनी ज़मीन को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर बॉर्डर्स बना सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सोल्जर्स वगैरह को रख सकते हैं। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा सिर्फ ज़मीन हमारी नहीं है, ज़मीन के ऊपर की पूरी हवा भी अपनी है। तो जब तक हम लोग परमिशन ना दे, यहाँ से कोई एरोप्लेन नहीं जाएगा, यहाँ से कोई क्या हेलीकॉप्टर्स वगैरह नहीं जाएंगे। 2 पॉइंट ये हो गए। अच्छा, पानी में भी हमारी टेरिटरी होती है, जिसको हम लोग मेरी टाइम टेरिटरी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी यहाँ पर तो है, ये तो ज़मीन की टेरिटरी होगी, लेकिन पानी की भी टेरिटरी है हमारे पास, ठीक है। तो ये पानी की टेरिटरी के अंडर में भी क्या नहीं आ सकता, कोई बंदा आ नहीं सकता है, ठीक है, जब तक हम लोग परमिशन ना दे। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर भी काम करेंगे, और स्ट्रांगली हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे टेरिटरीज को कहीं से भी नुकसान नहीं होना चाहिए। द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और ये क्या बोल रहा है, इंडिया एज ए कंट्री क्या करेगी, इंडिया एज ए कंट्री वर्ल्ड पीस का काम करेगी, अमन, चैन, शांति का पैगाम देगी हमेशा से, ठीक है। और किसके वेलफेयर के लिए, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए, मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए काम करेगी, ठीक है। लोगों को मारना हमारा क्या नहीं है, धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के बीच में प्यार बांटना हमारा क्या है, धर्म है, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए क्या बता रहा है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इन्वॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो हम सबको पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 पिलर्स है हमारे डेमोक्रेसी के, आगे ना, कौन से डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं। एक है हमारे पास पार्लियामेंट, जिसको हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है, चाहे पार्लियामेंट कह लो, चाहे स्टेट असेंबली कह लो, चाहे विधानसभा कह लो, चाहे लोकसभा कह लो, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स है। एग्जीक्यूटिव्स में हमारे पास कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स में हमारे पास
IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में आ गए। नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में हमारे पास कौन कौन होता है? नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में हमारे पास आते हैं मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह, ठीक है। ये लोग लॉज बनाते हैं, ये लोग लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है इनको, ठीक है। इंप्लीमेंट करते हैं लॉज को, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और तीसरा कौन आता है हमारे पास? तीसरा आता है हमारे पास जुडिशरी, और जुडिशरी का मतलब हमारे कोर्ट्स, है ना, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, और क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, सेशन कोर्ट्स हो गए, ग्राम न्यायालय हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या बोल रहा है कि डेमोक्रेसी की 3 पिलर्स है। अगर इसको ज्यादा पावर दे दिया गया तो ये इसको कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल कर देगा। अगर जुडिशरी को ज्यादा पावर दे दिया गया तो ये इसको नीचा दिखाएगा, इसको नीचा दिखाएगा। इसके पास ज्यादा पावर आ गई तो इनकी और इनकी कौन मानेगा, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत टाइम लगाया, बहुत अच्छा खासा टाइम लगाया इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को बैलेंस करने में। ऐसा ना हो कि कोई भी एक ज़्यादा पावरफुल हो जाए और दूसरे को दबाने लग जाए या कंट्रोल करने लग जाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके ऊपर अच्छा खासा ध्यान दिया है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहा है आगे। Adoption of parliamentary form of the federal arrangement which would distribute governmental powers between the legislature and the executive on the one hand and between the states and the central government on the other hand। अब देखो क्या बता रहा है ये बता रहा है कि हम लोगों ने क्या करा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास प्रेसिडेंट अलग से बनता है और हमारे पास प्राइम मिनिस्टर अलग से बनता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है हेड ऑफ द कंट्री, लेकिन पावर नहीं होती। हेड ऑफ द कंट्री होता है लेकिन इसके पास पावर नहीं होती, सिर्फ नाम का है, नॉमिनल लीडर है, नाम का लीडर है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर होता है इसके पास होती है असली पावर, ठीक है। तो इंडिया में इससे ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने चूजा नहीं है, लोगों ने चुना है इसको, ठीक है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, समझ में आया कि नहीं? रियल हेड है, असलियत का हेड है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या देंगे? प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने क्या चूज करा है? इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चूज करी है, ठीक है। पहली चीज तो ये। फिर ये क्या बोल रहा है? एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट। फेडरल अरेंजमेंट क्या होता है? फेडरल अरेंजमेंट का मतलब है हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन सा गवर्नमेंट? हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट अलग से बनती है, आगे ना, स्टेट्स में अलग से गवर्नमेंट बन रही है और सेंटर में अलग से गवर्नमेंट बन रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है खुद, स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का काम कर रही है, बहुत सारे काम मिलजुल कर भी कर रहे हैं, बहुत सारे काम अलग अलग भी कर रहे हैं। इसी को कहते हैं फेडरल अरेंजमेंट। तो इंडिया में क्या है? फेडरल अरेंजमेंट। लेकिन अगर कोई पूछे क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो आंसर दोगे कि नहीं, इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है। लेकिन सर इंडिया में तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग बन रही है, ठीक है। और फेडरल के लिए यही तो चाहिए होता है। हाँ, ये चाहिए होता है लेकिन सिर्फ यही नहीं चाहिए होता है, ठीक है। किसी भी कंट्री को फेडरल बनने के लिए क्या चाहिए? किसी भी कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनने के लिए चाहिए होता है एक तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होना, और दूसरा क्या? डुअल सिटीजनशिप का होना। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या? मतलब डुअल सिटीजनशिप का मतलब कि स्टेट की अलग सिटीजनशिप होना और पूरे कंट्री की अलग सिटीजनशिप होना। अगर मैं बोलूँ कि मैं क्या हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ मान लो राजस्थान से, तो मैं इंडियन भी हूँ और राजस्थानी भी हूँ। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सिखाता है? हम नहीं सिखाता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया फेडरल नहीं हो तुम लोग। फेडरल का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग अलग बनाते हैं, लेकिन हमारे पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है। हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है जिसको हम लोग इंडियन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम लोग आधे फेडरल है, ठीक है। तो हम लोग क्या है? क्वासी फेडरल। क्या है? क्वासी फेडरल। तो इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री है, एक चीज मानती है दूसरी चीज नहीं मानती। क्लियर है? तो इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को मानती है और फेडरल अरेंजमेंट है हमारा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग बनती है, विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर्स। गवर्नमेंट की पावर्स अलग अलग बढ़ गई, ठीक है, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास होती है? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो ये क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड। तो बोल रहा है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आधी पावर और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में अलग पावर। मतलब क्या? लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना, इसका काम लॉ को इंप्लीमेंट करना, इसका काम क्या? पॉलिसीज बनाना,
इसका काम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक तरफ तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर बटा हुआ है और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर बटी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, डन है, बढ़िया गया अपन। आइए आगे देखते हैं। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर से स्टार्ट होता है क्या? यहां पर स्टार्ट होता है कि हम लोगों ने किस किस देश से कौन सी चीजें अपनाई। ठीक है, ब्रिटिशर से क्या अपनाया हम लोगों ने, ठीक है, रशिया से, यूएसएसआर से हम लोगों ने कौन सी चीजें ली, ठीक है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया, ठीक है, और क्या अलग अलग कंट्रीज से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजें उठाई हम लोगों ने और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी। आयरलैंड से क्या उठाया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो जरा क्या बता रहा है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या उठाया, याद रखना ब्रिटिशर्स का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब ब्रिटिशर्स का एक किताब नहीं है जिसके अकॉर्डिंग उनकी कंट्री चलती है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का कोई एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन इनके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो सिंगल रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो पेपर में अगर आ जाए कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ब्रिटिश। ठीक है, या यूनाइटेड किंगडम, या आप लोग दे सकते हो इंग्लैंड आंसर। हालांकि तीनों अलग अलग होते हैं लेकिन पॉलिटिकल साइंस में चलता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या उठाया हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होगा। नॉमिनल हेड मतलब नाम का हेड होगा। जैसे ब्रिटिशर्स जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है इनका, ठीक है, वो कौन होता है, वो रानी या राजा होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रानी, वो जो राजघराना है वही उन्हीं का प्रेसिडेंट बनता है इनके यहाँ पर। हम लोग उसको भी क्या करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, जैसे इनके यहाँ पर क्वीन होती है। अब क्वीन की डेथ हो गई, किंग बन गया, तो किंग क्या होगा, इनका प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सिस्टम हम लोगों ने कहाँ से उठाया, वो भी हम लोगों ने ब्रिटिशर से उठाया। फिर पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होगी और उसके बाद बहुत सारी पावर होगी, कहाँ से उठाया, ब्रिटिशर से उठाया। ठीक है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कैसी होगी हमारी, पार्लियामेंट्री टाइप की होगी, यानी कि हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऐसे वाला सीन रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कहाँ से उठाई है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। क्लियर है, आगे अपन देखिए जरा आगे क्या बता रहा है, बाइकैमरल पार्लियामेंट। बाइकैमरल पार्लियामेंट का मतलब क्या, कि देखो पार्लियामेंट दो तरीके का हो सकता है, यूनिकैमरल हो सकता है, यानी कि सिर्फ लोकसभा हो, लोकसभा में बिल आए, बिल पास हो जाए, प्रेसिडेंट के पास चला जाए, प्रेसिडेंट क्या करे, इसके ऊपर साइन कर दे, बिल लॉ बन जाए। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसको कहते हैं यूनिकैमरल सिस्टम। क्या कहते हैं, यूनिकैमरल सिस्टम। लेकिन हमारे पास यूनिकैमरल सिस्टम नहीं है, हमारे पास बाइकैमरल सिस्टम है, मतलब हमारे पास लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी है। ठीक है, तो बाइकैमरल सिस्टम कहाँ से उठाया हम लोगों ने, ब्रिटिशर से उठाया। लोअर हाउस मोर पावरफुल। ठीक है, तो हमारे पास दो हाउस है ना, लोअर हाउस, अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो ज्यादा पावरफुल कौन सा है, तो हमारा जो लोअर हाउस होता है, ये जो हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन्स है हमारे पास, जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन्स जो है हमारे पास, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लोकसभा कह रहे हैं, इसके पास ज्यादा पावर होती है। क्यों ज्यादा पावर होती है, क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे, एमपीज जो बैठेंगे, इनको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और राज्यसभा में जो एमपीज होते हैं इनको हम लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से आकर पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक है, कैसे होता है ये, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग लेजिस्लेचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एमपीज के बारे में पता चल गया हम लोग को इसमें, और इसी वजह से लोकसभा के पास पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ठीक है, ये किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, लोअर हाउस को रिस्पॉन्सिबल होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब क्या, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का मंत्रीगण, आगे ना सारे के सारे मिनिस्टर्स का ग्रुप, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं। तो इनको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर कहाँ पर देने, सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर देने इनको लोकसभा में। राज्यसभा वाले इनसे क्वेश्चन करें, ये छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, आगे ना, लेकिन इनकी जिम्मेदारी है लोकसभा में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। ठीक है, स्पीकर इन द लोकसभा, तो स्पीकर इन द लोकसभा का भी सिस्टम हम लोगों ने उठाया कहाँ से, लोकसभा में स्पीकर बैठता है, इलेक्शंस होते हैं स्पीकर की भी, पार्लियामेंट के अंदर ही होते हैं। ठीक है, और हमेशा जिसके पास ज़्यादा मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हीं का बंदा जो है क्या बनता है, लोकसभा का स्पीकर बनता है। ठीक है, तो ये क्या बोला, स्पीकर ऑफ द लोकसभा का सिस्टम भी हम लोगों ने कहाँ से उठाया, इंग्लैंड से उठाया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये भी देखा हम लोगों ने। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब क्या है, कि भैया पहले इलेक्शन जीत के आओ,
ठीक है, तो ये वाला सिस्टम भी हम लोगों ने कहाँ से उठाया, ये वाला सिस्टम भी हम लोगों ने ब्रिटिशर से उठाया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर मतलब बिल आएगा, बिल जाएगा लोकसभा में, यहाँ से बिल जाएगा राज्यसभा में, फिर पास होएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अगर साइन कर देगा तो लॉ बन जाएगा। तो ये जो बिल बनाने का प्रोसीजर है ये भी हम लोगों ने कहाँ से उठाया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। और द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या, कि लॉ की चलेगी, लॉ से बड़ा कोई नहीं, और लॉ के सामने सारे के सारे लोग बराबर है। तो ये वाला सिस्टम भी हम लोगों ने कहाँ से उठाया, ये भी हम लोगों ने ब्रिटिशर से उठाया। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या देखा उसके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने उठाया फंडामेंटल राइट्स। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, कितने फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट होता है, वैसे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम लोगों ने कहाँ से उठाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उठाया है सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि हमारे जो कोर्ट्स है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई एग्जीक्यूटिव प्रेशर नहीं होना चाहिए, इसका भी सिस्टम हम लोगों ने कहाँ से उठाया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने उठाया। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोगों ने बात करी। जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू का वाला सिस्टम भी हम लोगों ने कहाँ से उठाया, ये भी हम लोगों ने उठाया है कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को निकालने का जो प्रोसीजर है ना, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या नहीं कर रहा है, आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है। आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि द प्रेसिडेंट हैज़ टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर उसका वायलेशन करता है, अगर प्रेसिडेंट तंग कर रहा है गवर्नमेंट को, बिल्स के ऊपर साइन नहीं कर रहा है, सारे बिल्स उठा उठा के जेब में डाल रहा है, पॉकेट विटो कर रहा है, ठीक है, तो उसको निकाला जा सकता है। या फिर अगर उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो उनको निकाला जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट अपने इम्पीचमेंट के टाइम पीरियड में क्या कर सकता है, पार्लियामेंट में बैठ सकता है जब इनको निकाला जा रहा होता है, जब रिजोल्यूशन पास हो रहा होता है, ठीक है। और रिजोल्यूशन भी हल्का फुल्का नहीं होता, कम से कम 50 MPs ऑलरेडी ये बताने चाहिए, बोलने चाहिए, मतलब लिख कर देना चाहिए कि हम लोग रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होता वैसे प्रेसिडेंट को निकालना, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट का जो सिस्टम है, यानी कि रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम है, ये भी हम लोगों ने कहाँ से उठाया, ये हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अगर इनकेपेबल है, अगर मेंटल इलनेस है इनकी, ठीक है, तो इनको भी क्या करा जा सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, गलत डिसीजंस दे रहे, तो पार्लियामेंट के पास पावर है इनको निकालने की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को। तो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन इनको निकालेंगे कैसे, इनके निकालने का प्रोसीजर भी जो है वो भी हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने उठाया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है ना, तो हमारे पास जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का काम सिर्फ ये होता है कि जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो, या प्रेसिडेंट अगर इनकेपेबल है या बैठ नहीं पा रहा है अपनी कुर्सी पे, या फिर एब्सेंट है, तो उसकी जगह ले लेता है कौन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसका कुछ काम नहीं है, एक्सेप्ट ये कि ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। मतलब बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वाइस प्रेसिडेंट के पास वैसे तो काम नहीं होता क्योंकि प्रेसिडेंट तो बैठा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन कुछ काम नहीं होता तो इनको एक और काम दे दिया गया है क्या, कि राज्यसभा का चेयरमैन आपको बनना है, ठीक है। तो राज्यसभा में जो चेयर बियरर होता है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। क्लियर, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो आगे हमारे पास है किसके बारे में, यूएसएसआर से क्या उठाया है। यूएसएसआर जैसे कि हम लोग को पता है रशिया, और रशिया के साथ 14 और कंट्रीज मिलाकर टोटल 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था जिसको हम लोग यूएसएसआर कहते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो हमारे पास क्या था, ये 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था जिसको यूएसएसआर बोला जाता था। ये एक कंट्री की तरह ही फंक्शन करता था, ठीक है। 1922 में ये बना था और 1991 में ये खत्म हो गया, 15 कंट्रीज अलग अलग हो गई, और इसका सबसे बड़ा कंट्री जो था वो रशिया था, ठीक है। और इसमें 8 यूरोपियन कंट्रीज थी, 7 एशियन कंट्रीज थी। लेकिन हम लोगों ने उठाया क्या इसमें से, तो हम लोगों ने इसमें से उठाया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आर्टिकल नंबर 51A में, ठीक है। तो वो सारी की सारी कहाँ से आई है, वो सारी की सारी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने उठाई है। और 5 ईयर प्लान क्या होता है, हम लोग जब आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने प्लानिंग कमेटी बनाई कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बाकी सारे डेवलपमेंट वगैरह कैसे होना चाहिए उसके लिए। तो ये जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह वाला सिस्टम है ये हम लोगों ने कहाँ से उठाया था, ये हम लोगों ने यूएसएसआर से उठाया था। हालांकि 5 ईयर प्लान जो है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हम लोगों ने कहाँ से उठाई, यूएसएसआर से उठाई है। आगे आते थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या है हमारे पास।
फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या उठाया, कॉन्करेंट लिस्ट उठाई हम लोगों ने। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है मैंने समझाया है वैसे आप लोगों को। तो हम लोगों ने क्या करा था, यूनियन लिस्ट करी थी, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर, इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं यूनियन लिस्ट में, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन लॉज बना सकता है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कौन लॉज बना सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा तीसरा हमारे पास जो लिस्ट था उसका नाम था कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर लॉज यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है, जैसे एजुकेशन, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, जो वेलफेयर के काम है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को लिखा गया है कहाँ पर, कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा गया। तो हमारे पास 3 लिस्ट है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो सब्जेक्ट है हम लोगों ने कहाँ से उठाया, या ये लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, तो वो हम लोगों ने उठाई है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा होना चाहिए, ठीक है, इंडिया के बाहर ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह कैसे करें हम लोग, बिजनेस वगैरह कैसे करें। तो ये पूरा के पूरा मॉडल भी हम लोगों ने कहाँ से उठाया, ऑस्ट्रेलिया से उठाया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को सारा का सारा। जापान से क्या लिया हम लोगों ने, लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, यानी प्रोसीजर ऑफ लॉ हम लोगों ने कहाँ से उठाया, प्रोसीजर ऑफ लॉ हम लोगों ने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, ठीक है। आगे आते फ्रॉम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन था इससे क्या उठाया हम लोगों ने, तो इससे हम लोगों ने उठाया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम पीरियड में क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में सारी की सारी पावर, वैसे तो हमारे पास 2 गवर्नमेंट्स होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पीरियड में स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, सारी की सारी पावर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और हमारी जो कंट्री है वो एक फेडरल कंट्री ना होकर, वैसे भी इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है, लेकिन फेडरल किस सेंस में बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रल और स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट्स बनते हैं उस सेंस में बोल रहा हूँ। तो हमारी कंट्री फेडरल गवर्नमेंट ना होकर यूनियन गवर्नमेंट बन जाती है, यूनियन बन जाती है, यूनियन कंट्री बन जाती है। यूनियन कंट्री मतलब सारी की सारी पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, ये वाला सिस्टम हम लोगों ने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन या वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये। आगे आते, ये हिटलर है, ही वॉज द लीडर ऑफ जर्मनी। कनाडा से क्या क्या उठाया हम लोगों ने, तो स्कीम ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो फेडरेशन की जो स्कीम है, मतलब सेंटर में अलग से गवर्नमेंट बनेगी, स्टेट में अलग से गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन सेंटर की गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू स्टेट्स, ठीक है। ये वाला सिस्टम हम लोगों ने उठाया कहाँ से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। आगे क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कि सेंटर के पास अलग पावर्स होने चाहिए और स्टेट के पास अलग पावर्स होने चाहिए। ये वाला सिस्टम भी हम लोगों ने कहाँ से उठाया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स वाला सिस्टम हम लोगों ने कनाडा से उठाया। रेसिडुअरी पावर्स विद द सेंटर, अब रेसिडुअरी पावर्स क्या होती है, तो हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं लिखे होंगे। तो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज वगैरह कौन बनाएगा, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर पॉलिसीज वगैरह कौन बनाएगा, तो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ, लॉज सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं होगा। ये वाला सिस्टम हम लोगों ने कनाडा से उठाया। तो कनाडा से ये 3 चीजें हम लोगों ने क्या करी है, बोरो करी है। आगे आते थोड़ा सा, आयरलैंड से क्या उठाया हम लोगों ने, कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये हम लोगों ने कहाँ से उठाया, ये हम लोगों ने उठाया कहाँ से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड बोरोड इट फ्रॉम स्पेन, और आयरलैंड ने ये वाला कंसेप्ट कहाँ से उठाया था, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। दोनों चीजें याद रखनी है। हम लोगों ने डीपीएसपी का कंसेप्ट उठाया कहाँ से, आयरलैंड से, और आयरलैंड ने ये वाला कंसेप्ट उठाया था स्पेन से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाए, ठीक है। तो हम सबको पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको इलेक्ट करने में सारे के सारे जितने एमपीज होते हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, लेकिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ये सारे के सारे होते हैं, प्लस एमएलएज भी होते हैं, एमएलएज, हाँ कि ना। और इन सब के वोट की वैल्यू होती है, और ये सारे के सारे आकर वोट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। हर पार्टी अपना अपना ऑफिशियल बंदा खड़ा कर देती है, कोई कोई इंडिपेंडेंट बंदे भी खड़े होते हैं। और क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लंबा प्रोसेस है, हम लोग उसके बारे में करेंगे जब हम लोग प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसमें क्लियरली हम लोग करेंगे उसको। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाए, इसके बारे में हम लोगों ने कहाँ से उठाया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगा, राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं हमारे पास आज के टाइम पीरियड में, तो 245 मेंबर्स है। इसमें से 233 मेंबर्स तो इलेक्टेड आते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। 12 मेंबर्स जो है, 12 मेंबर्स ये कहाँ से आएंगे, तो 12 मेंबर्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उनको, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है उनको, ठीक है। और ये 12 मेंबर्स कौन होते हैं, ये अपने अपने फील्ड में तगड़े बंदे होते हैं, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कोई आर्ट्स में, कोई बॉलीवुड का बंदा उठा लेते हैं, कोई स्पोर्ट्स का बंदा उठा लेते हैं। तो अलग अलग आर्ट्स की फील्ड से हम लोग क्या करते हैं, 12 बंदे को चूज करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है इन द राज्यसभा। और ये लोग डायरेक्ट बिना इलेक्शंस के क्या बन जाते हैं, डायरेक्टली बिना इलेक्शंस के ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। तो ये सारा के सारा सिस्टम हम लोगों ने कहाँ से उठाया, आयरलैंड से उठाया। क्लियर है, आ गया, खत्म। चलो, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है पूरा। आशा करता हूँ आज वाला ये वाला जो चैप्टर है पूरा के पूरा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया है। तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, कमेंट करके बताइए मुझे कि कैसे लगी आपको वीडियो। और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।